आज हम उस शख्स की कहानी जानेंगे जिसने 500 से ज्यादा टुकड़ों में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोया और एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आधुनिक भारत के निर्माता की। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। दिल्ली से जयपुर, ये तो ऐसा है जैसे अपने ही घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। लेकिन एक वक्त था जब ये एक हकीकत बन सकता था। जी हां, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। वो एक पहेली जैसा था जिसके टुकड़े किसी भी पल बिखर सकते थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 562। इतने थे उस वक्त भारत के अंदर रियासतें और रजवाड़े, हर किसी का अपना राजा, अपना झंडा, अपना कानून। मतलब ये कि यूरोप के सारे देशों को मिला दें, उससे भी ज्यादा। इन सबको एक करना ये किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। और ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं थे। आज के भारत का लगभग 40% हिस्सा इन्हीं रियासतों के पास था। तो ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये तो भारत को एक बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जंग थी। और इस जंग का, इस नामुमकिन से दिखने वाले काम का जिम्मा उठाया एक ही शख्स ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसे नेता जिन्होंने कुर्सी से कहीं ज्यादा अहमियत देश की एकता को दी। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 1946 में यह तय होना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, और यह बात भी साफ थी कि जो अध्यक्ष बनेगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होगा। तो चुनाव हुए और नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस की 15 प्रांतीय समितियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम पर मोहर लगाई। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। पटेल के लिए समर्थन जबरदस्त था। लेकिन इतिहास ने एक अलग ही करवट ली। गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी वापस ले ली। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में प्रधानमंत्री बनने से भी बड़ा एक काम था, बिखरे हुए भारत को एक करना। तो सवाल यह है कि पटेल ने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? उन्होंने कूटनीति के हर पहलू का इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद। प्यार से समझाना और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाना। उन 562 राजाओं और नवाबों के सामने 3 रास्ते थे, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में, या फिर एक आजाद देश बने रहें। उनका हर एक फैसला भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था। पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी वीपी मेनन ने राजाओं के सामने एक बहुत ही स्मार्ट प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आप अपने राज्य के राजा बने रहिए, अपना राजपाट संभालिए, बस 3 चीजें, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, भारत को सौंप दीजिए। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, कुछ लोग इतनी आसानी से नहीं माने। 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने बड़ी मुश्किलें खड़ी कीं, और यहीं पर पटेल की सूझबूझ की असली परीक्षा हुई। ये 3 राज्य थे, जोधपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तीनों ने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, और हर एक के लिए पटेल को एक अलग रणनीति अपनानी पड़ी। जोधपुर के राजा पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कराची पोर्ट के इस्तेमाल का लालच दिया गया था। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो जाता तो भारत के नक्शे के बीचों बीच पाकिस्तान का एक टुकड़ा होता। लेकिन पटेल ने फौरन एक काउंटर ऑफर दिया और कच्छ बंदरगाह से वैसी ही सुविधाएं देने का वादा करके जोधपुर को भारत में मिला लिया। जूनागढ़ की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वहां के नवाब ने रातों रात पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जबकि ज्यादातर जनता हिंदू थी। पटेल ने कहा, ठीक है, फैसला नवाब नहीं, जनता करेगी। एक जनमत संग्रह कराया गया और नतीजा 99.9% लोगों ने भारत को चुना। नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सिरदर्द था हैदराबाद। वहां के निजाम, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे, एक आज़ाद देश का सपना देख रहे थे। हैदराबाद की लोकेशन ऐसी थी कि अगर वो आज़ाद रहता तो वो भारत के दिल में एक कैंसर की तरह होता, जो पूरे देश को खतरे में डाल सकता था। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो पटेल ने एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम उठाया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, और सिर्फ 5 दिनों के अंदर निजाम की सेना ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरह कूटनीति, सूझबूझ और कभी-कभी सख्ती से
सरदार पटेल ने उस भारत को गढ़ा जिसे आज हम देखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस एकजुट भारत की उन्होंने रचना की, उसके पहले आम चुनाव को वो देख नहीं पाए। 1950 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उस देश को बनाने में लगा दिए जिसका प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्होंने खुद छोड़ दिया था। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये जो एकता है, ये हमें किसी ने थाली में सजाकर नहीं दी है। इसके लिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जरा इस काम की विशालता के बारे में सोचिए। सैकड़ों राजा महाराजाओं को मनाना कि वो अपनी सत्ता छोड़कर एक लोकतंत्र में आम नागरिक बन जाएं, एक बिखरे हुए नक्शे को जोड़कर एक देश बनाना, और हर भारतीय को ये पहचान देना कि हाँ, ये मेरा देश है। ये एकता, ये देश हमें पिछली पीढ़ी से तोहफे में मिला है, और इस तोहफे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने माँ बाप के बलिदानों को हल्के में नहीं ले सकते। सरदार पटेल ने हमें एक राष्ट्र दिया। अब उस राष्ट्र को एक बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो सवाल यह है कि हम सब मिलकर इस महान विरासत को कैसे संभाल सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।